नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हम आपके बीच मौजूद हैं लेकर के आपके पॉलिटिकल साइंस एलटी एग्जाम के लिए एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर के छात्रों में थोड़ी उहापोह की स्थिति रहती है। उन्हें यह समझने में थोड़ी समस्या रहती है कि यहाँ से प्रश्न कैसे मिलेंगे और किस तरह से इससे रिलेटेड कंटेंट को हम हासिल कर सकते हैं। तो आपकी इन सभी समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर के मैं अविनाश श्रीवास्तव आज आपके बीच मौजूद हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं अपने आज की क्लास की। और आज की इस संक्षिप्त क्लास में, अपने शॉर्ट वीडियो की श्रृंखला में, मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो के बारे में। प्लेटो के राजनीतिक विचारों को समझते हुए हम ये देखेंगे कि उनके विचार क्या हैं, उनके डायमेंशंस क्या हैं और वहां से कैसे आप प्रश्न बना सकते हैं। दोस्तों, प्लेटो की बात जब भी होती है तो हम बात करते हैं एक ऐसे दार्शनिक की जिसका विचार ज्यादातर यूटोपियन ही रहा है। यूटोपियन मतलब कल्पनातीत विचारों की बात वो करते रहे हैं। और अक्सर वो एक ऐसे समाज की बात करते हैं जो सिर्फ कल्पनाओं में ही संभव है। वास्तविकता के धरातल पर ऐसे समाज की कल्पना करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब यहां जैसे आप देख सकते हैं प्लेटो की बात हो रही है, तो प्लेटो का एक सीधा सा टॉपिक है। अगर आप बात करें इसके बारे में समझने की, तो एक सवाल से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक आदर्श शासक कैसा होना चाहिए? एक आइडियल जो किसी भी देश में, किसी भी राज्य का जो शासक होना चाहिए, जो रूलर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? और इसी का जवाब देते हैं प्लेटो अपने शब्दों में फिलोसफर किंग यानी कि दार्शनिक राजा के रूप में। दोस्तों, बात करें अगर प्लेटो की विचारधारा की, तो प्लेटो की विचारधारा सुकरात से बहुत मिलती जुलती थी, जिनकी शैली जो आप देख रहे हैं वो द्वंदात्मक भौतिकवाद के रूप में भी जानी जाती है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि सुकरात की शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे आप द्वंदात्मक शैली के नाम से जानते हैं। और इसी द्वंदात्मक शैली का आगे चल करके और भी लोगों ने इस्तेमाल किया दोस्तों, जिसमें फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स जैसे लोगों का नाम लिया जाता है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स उस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं जिसे आप लोग दास कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने जिस दार्शनिक राजा या फिलोसफर किंग की बात की, इससे रिलेटेड कुछ खास चीजों की अगर चर्चा करें तो उसमें दोस्तों उनकी जो शैली है वो, यानी कि सुकरात की शैली या जो प्लेटो की शैली है, वो खासकर प्रश्नोत्तर शैली है। उन्होंने जो भी चीजें लिखी हैं, जो भी किताबें लिखी हैं, वो सब किस शैली में लिखी गई हैं? तो प्रश्नोत्तर शैली यानी क्वेश्चन आंसर बेसिस पर इसको उन्होंने तैयार किया है। दूसरी चीज कि इनकी केंद्र में अगर राजनीतिक विचारों के पूछा जाए कि क्या है, तो दोस्तों इनके राजनीतिक विचारों के केंद्र में हमेशा से एक ही चीज रही है और उस एक चीज का नाम आप देख सकते हैं, वो है आपका जस्टिस या न्याय। उनकी प्रसिद्ध रचना की बात करें तो उनकी एक संस्था उनके द्वारा जो स्थापित की गई थी, एकेडमी, वहां पर भी उन्होंने इसी जस्टिस या इसी न्याय पर सबसे ज्यादा बल दिया था। आगे देख सकते हैं उनकी सबसे फेमस रचना जिसका नाम आप जानते हैं दोस्तों, रिपब्लिक है। ये रिपब्लिक जिसके साथ एक टाइटल जोड़ा गया था और वो टाइटल था कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय पर पूरी तरह से आधारित विचारों का समावेशन अपनी इस किताब में प्लेटो ने किया है। और इसी पर आधारित तीन तरह के न्याय की वो बात करते हैं, जिसमें पहला न्याय आपका समाजशास्त्रीय न्याय है, दूसरा शैक्षणिक न्याय और तीसरा आध्यात्मिक न्याय की बात भी वो करते हैं। अब सोशल जस्टिस क्या होता है? तो प्लेटो के अनुसार सोशल जस्टिस का सीधा सीधा मतलब होता है इक्वेलिटी, या जिसको हम लोग दोस्तों समानता के रूप में भी जानते हैं। यानी समाज में जब तक समानता नहीं होगी तब तक हम एक रूप में या एक ऐसे न्याय वाले समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से के न्याय का दावा कर सके। दूसरी बात कि प्लेटो की इन बातों में, जैसा मैंने कहा कि एक आदर्श शासक कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के और भी कई बातें जोड़ी गई, जहां उन्होंने राज्य को तीन हिस्सों में बांटा, जिसमें राजा, सैनिक और प्रजा, ये राज्य के तीन महत्वपूर्ण हिस्से हैं। दूसरी ओर न्याय के बारे में उन्होंने यह भी कहा था कि न्याय जो है वो वैधानिक नहीं है बल्कि नैतिक अवधारणा होती है। कैसी अवधारणा दोस्तों? न्याय जो है वो वैधानिक नहीं है बल्कि एक नैतिक अवधारणा है। ये जो है प्लेटो अपने विचारों में कहते हुए सुनाई देते हैं। और मैंने बताया ही है कि सुकरात की जो शैली है वो द्वंदात्मक शैली है और उनके ज्यादातर जो पुस्तकें लिखी गई
उसी चीज का अनुकरण करते हैं प्लेटो भी, और वो चीज है प्रश्नोत्तर शैली में, जिसे हम लोग डायलॉग या संवाद शैली के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करें, यानी कि अगर प्लेटो के परंपरागत सिद्धांतों की बात करें, तो इसमें दो अलग अलग नाम आपको मिलते हैं, जिसमें से पहला नाम मिलता है सिफेलस का और दूसरा नाम है उसके पुत्र पॉलीमार्कस का। जहां सिफेलस कहता है सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है, वहीं पॉलीमार्कस के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति से उचित व्यवहार करना ही न्याय है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इन सारे विचारों में जो स्टार्टिंग में एक ओपिनियन बनाया जा सकता है, वो है एक्चुअल में सामाजिक संबंधों को संतुलित करने के लिए जो नैतिक गुण हमारे व्यवहार में होने चाहिए, उनको ही न्याय कह करके संबोधित कर दिया गया है। दोस्तों, प्लेटो ने जो बात कही उसमें समष्टि यानी सभी के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को ही उन्होंने न्याय माना है। अब अगर यहां देखा जाए तो प्लेटो के विचार कहीं ज्यादा व्यापक मालूम पड़ते हैं, जिसमें सिफिलस और पॉलीमार्कस दोनों की ही परिभाषाएं शामिल नजर आती हैं। अब आगे बढ़कर जब हम उनके क्रांतिकारी विचार यानी रेडिकलिज्म की बात करते हैं, तो ध्यान रखिए, रेडिकलिज्म का जो सिद्धांत है वो देने वाले लोगों में सबसे ऊपर नाम लिया जा रहा है थ्रेसिमेकस का। और थ्रेसिमेकस ने किसको न्याय कहा? तो उन्होंने शक्ति को ही न्याय माना है, क्योंकि शक्तिशाली का हित साधन ही क्या है? न्याय है दोस्तों। जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये वाली बात थ्रेसिमेकस अपने इन विचारों में एक्सप्लेन करते हैं। यही चीज हम आगे जाकर के देखते हैं दोस्तों, चाइना के उस व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम सुंग युन है, जिसकी वो प्रसिद्ध किताब द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें चाइना की विदेश नीति वगैरह का निर्धारण करने के लिए इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का ही उल्लेख आज भी सिद्धांतों के तौर पर चाइना में किया जाता है। अब कार्य कारण सिद्धांत आ जाता है यहां पर। तो कार्य कारण यानी जिसे हम लोग प्रैग्मैटिक थ्योरी कहते हैं, इसका प्रतिपादक पूछा जाए तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो ग्लाउकन है। अब मैं यहां एक बात और दोहरा देता हूं कि चाहे बात की जाए ट्रेडिशनल थ्योरी की, चाहे बात की जाए दोस्तों आपके क्रांतिकारी सिद्धांत की, या फिर बातें हो रही हो कार्य कारण सिद्धांत की, ये प्रश्न आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? अब जैसे क्रांतिकारी सिद्धांत में मैंने थ्रेसिमेकस का नाम लिया, वैसे ही कार्य कारण या प्रैग्मैटिक थ्योरी जो ग्लाउकन ने दी है, उन्होंने भी यहां पर तीन बातें जोड़ी हैं, जिसमें पहली बात वो कहते हैं कि न्याय जो है वो भय का शिशु है। अब ये सीधा सीधा स्टेटमेंट के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि न्याय भय का शिशु है, तो आप बता सकते हैं ये कहने वाले व्यक्ति ग्लाउकन है। और ग्लाउकन किस एक सिद्धांत के जनक हैं? तो वो कार्य कारण सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। वहीं पर राज्य को भय की पारस्परिक प्रवृत्ति पर आधारित बताने वाले व्यक्ति भी ग्लाउकन है, और वो राज्य को एक स्वाभाविक संगठन के रूप में भी परिभाषित करते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अब हम अगर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की तुलना करें बाकियों के ग्लाउकन या थ्रेसिमेकस वगैरह के सिद्धांतों से, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने यानी प्लेटो ने न्याय को आत्मा का आंतरिक गुण या आत्मा की अंतर वस्तु बताया है। इसमें उन्होंने तीन बातें कही हैं: तृष्णा यानी एपेटाइट, शौर्य यानी स्पिरिट, और बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। ये तीन बातें जो हैं उनके हिसाब से आत्मा के आंतरिक गुण हैं। अब इसमें इन्होंने तीन चार और बातें जोड़ी हैं, जैसे बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमत्ता किस वर्ग के लिए उन्होंने गुण बताया है? तो शासक वर्ग के अनिवार्य गुण के रूप में उन्होंने बुद्धिमत्ता को परिभाषित किया है। वहीं पर साहस की बात करें तो साहस सैनिक वर्ग का गुण है। संयम किसमें होना चाहिए? तो संयम उत्पादक वर्ग का गुण है। और न्याय, जब प्रत्येक वर्ग अपना कार्य कर रहा हो तो यही माना जाएगा कि यही न्याय है, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निर्वहित करेगा तो फिर यहां पर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या विवाद की संभावनाओं को इनकार किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। अब ये देखिए, यहां पर ये जो प्रश्न आपका बनता है दोस्तों, ये क्वेश्चन जोड़ा बनाने के लिए दिया जाता है। बुद्धिमत्ता किसका गुण है, साहस किसका गुण है, संयम किसका गुण है और न्याय किसका गुण है? तो ये भी आपके पेपर में जोड़ा बनाने के लिए दिया जाता है। अब अगर बात करें बार्कर और कैटलिन की, तो बार्कर और कैटलिन जो है वो प्लेटो की न्यायिक अवधारणा के बारे में टिप्पणी करते हैं, और वो कहते हैं कि हिंदू धर्म के जो स्वधर्म पालन का सिद्धांत है, इसी के ज्यादा निकट है प्लेटो की न्यायिक अवधारणा। अब हिंदू धर्म में चाहे हम मनुस्मृति की बात करें या किसी भी दूसरे वैदिक ग्रंथ या किसी भी दूसरे पुराण आदि की बात करें, तो ये हमेशा कहा गया कि
कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और अगर हर व्यक्ति अपने ही ऊपर कार्य करे, अपने बेहतरी के लिए कार्य करे, अपने दुर्गुणों को दूर करने की कोशिश करे, ना कि किसी और की, तो समाज तो अपने आप ही संतुलित हो जाएगा, समाज अपने आप ही त्रुटि रहित बन जाएगा। आगे देख सकते हैं दोस्तों, न्याय सिद्धांत की विशेषताओं का जिक्र यहां पर किया गया है। तो न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली चीज बताई गई है आंतरिक तत्व, या इसी को हम संतुलनकारी अवधारणा भी कह रहे हैं, जहां आत्म संयम और आत्म त्याग को इसकी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कही गई। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु का मतलब स्व का त्याग, यानी स्व से यहां आशय क्या है, सेल्फ सेक्रीफाइस से आशय क्या है, यानी हम खुद के हितों को ही प्रमुखता ना देकर जब तक समाज के हितों को प्रमुखता नहीं देंगे, समाज में शोषित और पीड़ित व्यक्ति के हितों को अगर हम प्रमुखता नहीं देंगे, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि उस समाज में न्याय की अवधारणा चरितार्थ हो रही है। उसके अलावा नैतिक सिद्धांत, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, अति व्यक्तिवाद का विरोध और दार्शनिक शासक, ये सारी बातें जो है वो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के रूप में लिखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ बातें यहां पर प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना से भी जुड़ी हैं, जहां उन्होंने ये कहा है कि कानूनी नहीं बल्कि नैतिक अवधारणा। ध्यान रखना है कि उनकी जो सिद्धांत की बात हो रही है न्याय की, वो किस तरह की अवधारणा है। तो उनका न्याय जो है वो कानूनी नहीं है, बल्कि एक नैतिक अवधारणा पर आधारित न्याय की बात प्लेटो अपने राजनीतिक विचारों में करते हैं। दूसरी तरफ, अब यहां मैंने राजनीतिक और राजनैतिक के बीच का अंतर आपको समझाने की कोशिश की, जहां पर नैतिकता का स्थान वर्तमान में किसने ले लिया है, नीति ने। यानी एथिक्स और मोरालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस आज किसको मिल रही है, पॉलिसी को मिल रही है दोस्तों। तो ये भी समाज में राजनैतिक विचारधाराओं में और न्याय संबंधी सामान्य अवधारणा में समय के साथ होने वाले बदलावों की ओर यह संकेत करता है। बार्कर की बात करें तो यहां कुछ स्टेटमेंट हैं, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो बार्कर के अनुसार प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें व्यक्ति को उसके कर्तव्यों तक ही सीमित रखने की बात कही गई। अब ये देखो, ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया कि किसके अनुसार प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को उसके कर्तव्यों तक ही सीमित रखता है, क्योंकि जैसा मैंने पीछे बताया कि स्वधर्म का पालन करना यह प्लेटो के न्याय सिद्धांत का सबसे सरल और सामान्य रूप नजर आता है, जो हमें हिंदू धर्म और संस्कृति में भी दिखाई देता है। इसके अलावा एकाधिकार की भावना की बात करें तो दार्शनिक वर्ग को सभी शक्तियां प्रदान करना यह कहीं ना कहीं एकाधिकार की भावना की ओर संकेत करता है, जो कि प्लेटो के राजनीतिक विचारों की एक बड़ी कमी कही जा सकती है। आगे बढ़ने पर गुणों के निर्धारण का कोई आधार यहां पर तय नहीं किया गया, यानी जिस व्यक्ति को शासक होना चाहिए उसके गुण क्या होने चाहिए, उनके निर्धारण के लिए किसी भी तरह के पैरामीटर की बात प्लेटो नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की बात भी यहां पर हमने करी है। तो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है इसका वर्णन उन्होंने रिपब्लिक नाम की अपनी इस किताब में किया है। तो रिपब्लिक के संबंध में रूसो जो है इसे शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहता है। तो ये देखिए, ये प्रश्न बन गया आपका कि किसने रिपब्लिक, जो कि प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है उनके द्वारा लिखित, इसे शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। तो वो व्यक्ति कौन है, रूसो है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों का मिला जुला रूप माना जाता है, जिसमें एथेंस की शिक्षा पद्धति की विशेषता आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें परिवार का निजी कर्तव्य बताया गया, मानसिक शारीरिक चारित्रिक विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, और इस व्यवस्था से शिक्षित बालक राज्य की आवश्यकता के लिए प्रतिकूल था, ना कि अनुकूल। लेकिन जब हम स्पार्टा की शिक्षा पद्धति की ओर ध्यान देते हैं तो यहां पर शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था, जहां शत्रुओं से घिरा होने के कारण बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण देने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। और देख भी रहे होंगे कि 7 वर्ष की उम्र में राज्य बच्चों को अभिभावकों से ले लेता और उसकी शिक्षा का प्रबंध स्वयं करता, ताकि उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे नागरिक के रूप में, या फिर उसे एक ऐसे योद्धा के रूप में तराशा जा सके जिसके कंधों पर राज्य का भार हो और राज्य अपने आप को सुरक्षित समझे। दोस्तों, प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसमें ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक शिक्षा की आयु उन्होंने 6 से 20 वर्ष माना है। कितना माना है बेटा, तो 6 से 20 वर्ष वो प्रारंभिक शिक्षा की आयु को मानते हैं, जहां 6 से 18 साल तक
बच्चे को संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती है, यानी शारीरिक रूप से उसके विकास की परिस्थितियां बनाई जाती हैं। जबकि 18 से 20 वर्ष में साहस, आत्म नियंत्रण और अनुशासन के लिए उसे सैन्य परीक्षण दिया जाता है। इसके बाद जब दूसरा चरण शुरू होता है तो दूसरा चरण चलता है 20 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक। इस 20 से 30 वर्ष की आयु में उसे दर्शन, राजनीति, गणित आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उसकी परीक्षा ली जाती है। अब इस परीक्षा में अगर बच्चा उत्तीर्ण हुआ और अगर वो अनुत्तीर्ण हुआ तो उत्तीर्ण बच्चे को इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता था, कहां? राज्य में। और अगर वो अनुत्तीर्ण होता तो उसे निचले पदों पर क्या कर दिया जाता था? नियुक्त कर दिया जाता। अब जो व्यक्ति राज्य में इंटर्नशिप के लिए भेजा गया, राज्य में उसके इंटर्नशिप के समाप्त होने के बाद उसकी परीक्षा होती और अगर वो यहां उत्तीर्ण हो जाता तब उसे उच्च शिक्षा के लिए चुना जाता था और अगर वो अनुत्तीर्ण हुआ तो सैनिक और उत्पादक वर्ग में उसे शामिल कर लिया जाता। और आगे देखते हैं दोस्तों, फाइनली बात कर सकते हैं यहां पर हम उनकी आलोचना की, यानी कि प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांतों की आलोचना के बारे में। तो याद रखिए, पहला कि सबसे लंबी और खर्चीली प्रक्रिया के रूप में उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि कहीं से भी व्यवहारिक नहीं। साथ साथ इसमें वैयक्तिक विकास का बलिदान किया गया, क्योंकि यहां राज्य को ही प्रमुखता दी गई, राज्य के हितों को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। तीसरी चीज यहां पर आप देखिए कि सभी के लिए शिक्षा नहीं है, यानी यहां पर शिक्षा को समावेशी बनाने पर प्लेटो ने कोई बात नहीं कही, कोई विचार व्यक्त। और साहित्य की उपेक्षा है, केवल युद्ध कलाओं आदि का विशेष ज्ञान, राजनीति का यानी मानविकी से जुड़े विषयों का ज्ञान देने की कोशिश वहां पर नहीं हो रही है। प्लस कला साहित्य पर राज्य का अनुचित नियंत्रण है और सैद्धांतिक अधिक तथा ये सिद्धांत व्यवहारिक कम नजर आता है। प्लेटो के पारिवारिक साम्यवाद की बात भी यहां पर करना जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो प्लेटो का जो पारिवारिक साम्यवाद है, ये प्लेटो के सबसे विवादास्पद सिद्धांतों में से एक है, जहां पर प्लेटो का पारिवारिक साम्यवाद स्त्री और पुरुष के बीच पारंपरिक संबंधों को समाप्त करने की बात करता है। यानी यहां पर अरस्तु ने भी इसकी आलोचना की है और उन्होंने इसे संदिग्ध हितों के लिए स्थापित संस्थाओं का बलिदान करने जैसा बताया है। तो ये स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटो के पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में किसने कहा था कि ये एक संदिग्ध हितों के लिए स्थापित संस्थाओं की बलि देने जैसा है? तो वह व्यक्ति कौन है बेटा? वो अरस्तु हैं। आगे कह रहा है कि मानवीय मनोविज्ञान की बात करें तो मानवीय मनोविज्ञान की अवहेलना यहां पर नजर आती है और पशु जगत के नियमों को मनुष्य पर थोपने की एक व्यर्थ कोशिश अरस्तु इसे बताते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लेटो जो है, अंततः यह कहा जा सकता है कि प्लेटो पारिवारिक संस्था की आलोचना करते हुए पारिवारिक साम्यवाद का समर्थन करते हैं। बार्कर के अनुसार, अब ये क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट बन जाता है क्वेश्चन, कि बार्कर के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच का जो लैंगिक भेद है ये उनके समस्त व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, ना कि केवल ये सिर्फ लैंगिक भेद तक सीमित रहता है। फिलोसफर किंग की जो अवधारणा यहां पर प्लेटो ने रखी है, ध्यान रखें कि फॉस्टर इसे प्लेटो की सर्वाधिक मौलिक अवधारणा कहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि दार्शनिक राजा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि दार्शनिक राजा का सिद्धांत दोस्तों प्लेटो की काल्पनिक आदर्श राज्य की अवधारणा के अनुरूप है। जैसा मैंने कहा कि उनके जो विचार हैं वो ज्यादातर यूटोपियन नजर आते हैं और यहां पर वो कन्फ्यूशियस की तरह ही विधि की आवश्यकता महसूस नहीं करते, यानी वो कानूनों की आवश्यकता को सिरे से खारिज कर देते हैं। दोस्तों, प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए कितने प्रकार के नियमों का पालन करने की बात कही है? तो 4 प्रकार के नियमों का पालन करने की बात यहां पर वो कहते हैं। कौन कौन से नियम? पहला, राजा या दार्शनिक राजा को धन संपत्ति की विषमता नहीं होनी चाहिए वहां पर। चौथा, राज्य का आकार सीमित रहना चाहिए, मतलब राज्य के लिए ये बात कही जा रही है। तीसरा, कर्तव्य पालन के लिए न्याय व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और चौथा, शासक वर्ग की शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक और बात, आलोचना फाइनली करते हैं। तो फाइनल आलोचना ये निकल करके आती है दोस्तों कि ये सारे सिद्धांत निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ना कि नैतिक और नियमानुसार एक सभ्य और सात्विक समाज का निर्माण करने की, आदर्शवादी समाज का निर्माण करने का
कोई विजन यहां पर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता। मतलब एक लाइन में कहें तो प्लेटो के विचार ज्यादातर इसी पर आधारित रहे कि अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता वाली बात पर। तो लॉर्ड एक्टन ने यहां कहा है कि निरंकुश सत्ता का व्यक्ति को पूर्ण रूप से भ्रष्ट करना ही यही मूल उद्देश्य होता है। तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी अगर राजा को हम सभी शक्तियां दे दें, और खासकर तब जब वो एक दार्शनिक राजा होगा तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है। एक बात और दोस्तों, आप देखें कि नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत हो जाएगा इससे, ठीक। प्लस प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांतों की भी अवहेलना, अगर हम प्लेटो की विचारधारा को स्वीकार कर उसे लागू करने की कोशिश करें तो हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जोवेट की बात आती है तो जोवेट ने क्या कहा? जोवेट कहते हैं कि दार्शनिक राजा भविष्य में बहुत दूर तक देखता है या फिर वो अतीत में देखता है, लेकिन वर्तमान की विशेषताओं से उसका कोई विशेष सरोकार नहीं है। तो ये भी तो एक यूटोपियन विचार हुआ। इस सिद्धांत में प्लेटो की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जैसा मैंने कहा कि प्लेटो के अपने जो विचार हैं, उनका अपना जो अनुभव है, हमेशा उनके राजनैतिक दृष्टिकोण में उनके अपने अनुभव की झलक नजर आती रही। दोस्तों, अपने उपरोक्त सिद्धांतों के विपरीत प्लेटो अपने जीवन के उत्तरार्ध में अधिक यथार्थवादी विचारक के रूप में सामने आते हैं। जहां कुछ और लोगों की अगर बात करें तो थॉमस मूर की यूटोपिया, सिसरो की डी रिपब्लिका और दांते की डी मोनार्किया पर प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का हमें स्पष्ट प्रभाव नजर आता है। अब आप चाहें तो यहां भी क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, यूटोपिया किसने लिखी, या डी रिपब्लिका किसने लिखा, या फिर डी मोनार्किया के लेखक कौन हैं। तो ये भी प्रश्न आपके यहां पर आपको मिलते हैं। तो ये एक संक्षिप्त सा एक विश्लेषण है प्लेटो के राजनीतिक विचारों का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आएगा और आपको ये आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप में मदद करेगा प्रश्नों को हल करने। और अगर ये आपको बेहतर लगा तो दोस्तों अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराइए, और अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन मंच पर। नमस्कार दोस्तों।